नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि आप क्लास 12 में आ गए हैं और आज से आपका न्यू सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है। और आपका ये जो आपकी क्लास 12th है और आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं और बोर्ड एग्जाम की ये आपकी क्लास है, तो आपको तैयारी जो है शुरुआत से ही करनी है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने डरना है या घबराना है, आपने बस अपनी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट रखनी है। आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको साथ साथ आपने पढ़ना है, घर पर जाकर रिवाइज करना है, कोई भी डाउट हो तो वो आपने नेक्स्ट सेशन में क्लियर करनी है। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं आज अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2। हमारी बुक का नाम है आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर जो कि काव्य खंड से रिलेटेड है। और आप सभी को पता है कि हमारी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है इसमें दो खंड है। सिलेबस बिल्कुल सेम है जो आपके क्लास 11th में था, आरोह पाठ्य पुस्तिका 1 और आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका 1। इसी तरह से आपका क्लास 12th में है आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 और वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2। बाकी एक्स्ट्रा जो है वो हमारी व्याकरण की जो बुक्स हैं या आपकी संस्कृत की जो बुक्स है वो अलग है, लेकिन जो मेन आपकी दो बुक है हिंदी की वो ये है। तो इस तरह से इसमें हमारी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके गद्य खंड और काव्य खंड दोनों ही हैं। गद्य खंड के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कहानियां, ठीक है, या कोई यात्रा वृतांत या कोई संस्मरण या कोई रिपोर्ट या फिर कोई भी लेख, ठीक है, या एक तरह से निबंध पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं यात्रा वृतांत में, सॉरी ये सब आपकी आती हैं गद्य खंड के अंतर्गत। यानी जो भी आपका किसी भी तरह का, चाहे निबंध हो, चाहे यात्रा वृतांत हो, कोई कहानी हो, कोई भी आपकी रिपोर्ट हो, ठीक है। और बाकी जैसे आपकी कोई कविता है या कोई गजल है या कोई सवैये हैं या कोई पद है, कोई शायरी है, ये सब आपके आते हैं काव्य खंड के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आपके काव्य खंड से संबंधित चैप्टर, एक कविता जिसका नाम है आत्म परिचय। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में परीक्षाओं की दृष्टि से ये कवि और कवि का नाम आप साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कविता को। उससे पहले हम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो उनका, जैसे कविता का नाम है आत्म परिचय, तो यहाँ पर उनकी कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उनका जीवन परिचय यहाँ पर जान लेते हैं। आत्म परिचय का अर्थ होता है स्वयं का परिचय देना। तो वो अपने बारे में उन्होंने ये कविता लिखी है, लेकिन उससे पहले हम उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907। जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907। और इतनी चीजें अगर आप नोटबुक में भी अगर लिख लेंगे ना तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 जनवरी 2003 में हुई थी, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 और मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2023, 2003। हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। ये क्या है? हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे, के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि जो है वो प्रसिद्ध कृति मधुशक्ति। फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। तो ये सभी आपको पता है कि ये कौन है? अमिताभ बच्चन जो है, जो भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध जो अभिनेता हैं उनके पिता हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। तो ये छोटा सा जीवन परिचय जहाँ पर उनके जन्म, उनकी मृत्यु और उनके काम के बारे में यहाँ पर
आपको थोड़ा सा बताया है। बाकी का जो जीवन परिचय है, बाकी इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं, इनके जीवन से जुड़ी हुई, वो आप पढ़ सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका से। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम शुरू करेंगे अपनी कविता को, जिसका नाम है आत्म परिचय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कविता। तो क्या है आत्म परिचय कविता? एक सार के रूप में यहाँ पर देखते हैं, यानी कि क्या कुछ है इस कविता के अंदर, उसको एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो जो कविता है आत्म परिचय, तो जैसे नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, आत्म यानी कि अपना, स्वयं का, परिचय यानी कि अपना परिचय देना, आत्म परिचय। तो कवि यहाँ पर जो भी बता रहे हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं, जो भी बातें उन्होंने लिखी है वो अपने बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो कविवर बच्चन इस कवितांश में अपने संसार के मध्य रिश्तों की विवेचना भी कर रहे हैं कि किस तरह का रिलेशन है उनका और इस संसार का। देखिए, एक होता है ना कि हमारा, एक तो होते हैं हम स्वयं, ठीक है, और एक होता है हमारा संसार के साथ रिलेशन, कि किस तरह से हमारा, हम किस नजरिए से इस समाज को देखते हैं, किस तरह का नजरिया है हमारा समाज को देखने का, और कैसा रिलेशन है हमारा समाज के साथ। तो यहाँ पर अपने और संसार के बीच की जो रिश्ते हैं उसकी विवेचना करते हुए कहते हैं कि यह संसार जिसमें मैं आया हूँ, और एक तरह से वो कहते हैं उसका जीवन जीने का, और एक तरह से जीवन के साथ व्यवहार करने का एक अपना पारंपरिक ढंग है। वो कहते हैं कि संसार में जीवन को जीना और जीवन के साथ जो व्यवहार करना, ठीक है, उसका सबका अपना अपना क्या है, एक पारिवारिक, एक पारंपरिक ढंग है, अपना अपना एक तरीका है। ठीक है, कवि कहते हैं, अपना आत्म परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इस प्राप्त प्रेम की शराब को पिया करता हूँ, यानी कि जो प्रेम मुझे संसार से मिला हुआ है, ठीक है ना, ये जो संसार से मुझे प्रेम मिला हुआ है, मैं इस संसार का जो प्रेम है उसके नशे में मैं चूर हूँ, मैं उसको पिया करता हूँ, मैं अक्सर उसका पान किया करता हूँ। तो क्या कहते हैं कि मुझे इसका नशा मुझ में अलौकिक आनंद से मुझे सरोबार कर देता है। जो सांसारिकता का ये नशा है, ये मुझे अलौकिक आनंद से सरोबार कर देता है। और आगे कहते हैं, इसमें डूबे रहने के कारण, इसमें ये प्रेम, जो मुझे प्रेम मिला है यहाँ पर, तो इस प्रेम में डूबे रहने के कारण मैं सांसारिकता को भूल गया हूँ, मैं सांसारिकता को भूल गया हूँ, और इस कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता ही नहीं। इसी कारण दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर रखा है। जैसे होता है ना कि कोई लोग, जैसे अगर आप कम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर सब लोग जो है अपने अपने तरीके, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि सबकी अपनी अपनी एक क्या होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक ढंग होता है, एक पारंपरिक तरीका होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तब भी आपको लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। अगर आप नहीं बोलते हैं तब भी लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलता, घमंडी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संसार के में जितने लोग हैं, आप उतनों के हिसाब से नहीं जी सकते, आप उतने लोगों के हिसाब से अपना तौर तरीका नहीं बदल सकते। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो केवल प्रेम में डूबा हुआ, और इस कारण जो है मैं ये संसार के बारे में सोचता तक नहीं, मुझे संसार के बारे में कुछ समझ नहीं आता, और इसी कारण दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर रखा है, इसी कारण दुनिया मेरी उपेक्षा करती है। कवि के हृदय में उनके प्रति मौलिक विचार हैं, और वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनके पास संसार को देने के लिए अनूठे और अनुपम बहुत सारे, वो कहते हैं मेरे को संसार को देने के लिए बहुत सारे उपहार हैं, वे संसार को भेंट करना चाहते हैं। और उनके सामने जैसा उसमें, यानी कि संसार में उन्हें अधूरापन दिखाई देता है, वो अधूरापन क्या है, प्रेम का। क्योंकि हम जो है आजकल बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए, प्रेम तो मुझे लगता है बचा ही नहीं है।
यहाँ पर हर एक इंसान जो है अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, अपने स्वार्थ में जी रहा होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ जो है सीधा करना होता है, अपने स्वार्थ के लिए वो हर काम कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस संसार में जो अधूरापन दिखाई देता है, इस अधूरेपन के कारण ये दुनिया उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये प्रेम का अधूरापन है। यहाँ पर लोग आपस में कोई किसी भी तरह का अगर रिलेशन रखते हैं, किसी भी तरह का अगर रिश्ता रखते हैं, तो उसमें उसका स्वार्थ सबसे पहले होता है, उसमें वो अपने स्वार्थ को सबसे पहले रखता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस अधूरेपन के कारण ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती और उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों ही है। वो कहते हैं कि संसार को लगता है कि मेरे पास मैं बहुत ज्यादा अहंकारी हूँ, मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ, लेकिन मेरे पास भी दोनों चीजें बराबर है। जितनी समाज के लोगों के पास है सुख और दुख, उतने ही मेरे पास भी है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इनसे विचलित नहीं होता, कि मेरे पास सुख है तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, मेरे पास दुख है तो मैं बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। और वो कहते हैं कि इस प्रकार दोनों ही मैं एक ही प्रकार की मस्ती का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर स्वार्थ नहीं है। जिसके अंदर लालच होगा, लोभ होगा, मोह होगा, स्वार्थ होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा दुखी रहेगा। उसको खुशी में बहुत जल्दी खुशी मिल जाएगी, उसको दुख में बहुत जल्दी दुख हो जाएगा। लेकिन जो इंसान इन सब चीजों से ऊपर होगा, तो उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सुख है या दुख है, क्योंकि उसको पता है कि सुख के दिन भी ज्यादा नहीं है और दुख के दिन भी ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए कवि अपने अंदर युवा अवस्था की जो विशेष उमंग एक होती है, वो सदैव साथ लिए वो रखते हैं। हमेशा वो उसी उमंग के साथ जीते हैं, हमेशा वो उसी उत्साह के साथ जीते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कुछ हम इस कविता में पढ़ने जा रहे हैं, उसका सार के रूप में यहाँ पर पढ़ा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, कविता की पंक्तियों को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कविता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। अभी कुछ टाइम पहले जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, तो 4 से 5 सैंपल पेपर जब हमने सॉल्व किए, तो उनमें लगभग हमें 2 से 3 सैंपल पेपर में ये चैप्टर जो है जरूर मिलता है। और आपको पता है कि इस चैप्टर में 2 कविताएं हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपके पास यदि बुक्स अवेलेबल हो तो आप उसमें देखकर भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया, जिसमें 2 कविता है। पहला है आत्म परिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ें और अपनी तैयारी जो है आज से ही शुरू करें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। कविता की पहली पंक्ति, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा काव्यांश, पहला काव्यांश यहाँ पर, कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जितनी परेशानियां आपके पास हैं, जितने दुख आपके पास है, जितने कष्ट आपके पास है, जितने जीवन का भार जितना आपके ऊपर है, उतना मेरे ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर भी बहुत सारा है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, जो मुझे अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति निभाने हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे कर्तव्य हैं मेरे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं इस जग में
इस जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ, जिस तरह से आप फिर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से। क्योंकि अगर हमें जीवन में देखिए आगे बढ़ना है, अगर हमें सरवाइव करना है, ठीक है, यहाँ पर धरती पर अगर एक बात कहें तो वो सबसे मेन चीज होती है सरवाइव कर पाना। ठीक है, अगर हमें सरवाइव करना है, यहाँ पर हमें जीवित रहना है, हमें जिंदा रहना है, हमें तो हमें हर काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खाना भी खाना पड़ेगा, हमें पारिवारिक और एक तरह से सामाजिक भी होना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और इन सब चीजों में परेशानियां भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें आसानी से मिल जाएगी या हर चीज को हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। और खास तौर पर तो जो अच्छी चीज होती है वो बहुत ज्यादा आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। तो पहली पंक्ति में ही कह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जिस तरह से समाज में सब लोग रह रहे हैं, परेशान हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सामाजिकता को निभा रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों को निभा रहे हैं, संबंधों को निभा रहे हैं, सेम चीजें मेरे पास भी है, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन आज के टाइम में लोगों के पास प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, आपसी रिश्तों में उनके लिए केवल और केवल उसको निभाना रह गया है। कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है आपस में। जितने भी रिलेशन होते हैं, रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, केवल और केवल दिखावे के संबंध है, कोई प्रेम आपस में नहीं है। क्या कहते हैं कि भार आप में भी है, भार मुझ में भी है, लेकिन फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जो मुझे छूकर, तो वो अपने निजी संबंधों की बात कर रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जो मुझे छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि उस प्रेम ने मुझे अंदर से तक झकझोर कर दिया है, और उसी के लिए मैं दो सांसों की तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ, मैं हमेशा प्रेम को ही एक तरह से स्वीकारता हूँ, पर मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता। मैं सोचता नहीं कि समाज क्या सोचेगा, मैं सोचता नहीं कि समाज क्या कहेगा, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। क्यों? क्योंकि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो आजकल तो समाज में सिर्फ उसी की चलती है, सिर्फ उसी की एक तरह से होती है जो समाज के बारे में ही सोचता है, जो समाज का ही होकर रह गया है कि अच्छा ये तुम्हें बुरा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये ऐसा होता है, ये जिसने थोड़ा सा अपने मन की करनी शुरू कर दी तो संसार क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बहुत बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो केवल अपने मन की करता हूँ, मेरे मन में जो आता है उसको मैं करता हूँ। इसीलिए मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता कि मुझे समाज क्या कहेगा, मुझे पड़ोसी क्या कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं इस तरह की किसी बात पर ज्यादा विचार नहीं करता। तो देखिए हमने कविता की पहले काव्यांश को यहाँ पर पढ़ा, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की आपको। तो अब यहाँ पर भावार्थ जरा सा समझ लेते हैं कि क्या कहने की कोशिश की कर रहे हैं। तो बच्चन जी कहते हैं, मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। इसके बावजूद भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिम्मेदारियां सबके ऊपर है, कर्तव्य सबके हैं, परिवार के लिए है, बच्चों के लिए है, सगे संबंधियों के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, राज्य के लिए है, सबके लिए है, ठीक है ना। हमें सारे नियम फॉलो करने हैं, हमें पारिवारिक नियमों को भी फॉलो करना है, हमें बच्चों को प्यार भी करना है, उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनको भी निभाना है, अपने परिवार में माता पिता के प्रति जो कर्तव्य हैं, अपने सगे रिश्तेदारों के प्रति जो कर्तव्य हैं, अपने आस पड़ोस के प्रति जो कर्तव्य हैं, अपने देश के प्रति, अपने जिस स्थान पर हम काम करते हैं वहां के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उन सबको हमने पूरा करना है, उन सबका भार हम पर है। लेकिन इसके बावजूद मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। यानी कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मैं परेशान नहीं होता,
मेरा जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि मैं सबको प्रेम लुटाता हूँ। जीवन में समस्याओं के बावजूद कभी जो है वो कहते हैं कि मेरे जीवन में प्यार है। समस्याएं तो है ही, अब उनसे परेशान होने की बजाय अगर हम उनसे दुखी होकर बैठे रहेंगे, अपने संबंधों को खो देंगे, अपने कर्तव्यों को पालन ना करके समाज से दूर हो जाएंगे, तो इन सब चीजों के साथ साथ आपके मन में प्यार भी होना चाहिए। ठीक है, इसके सबके बावजूद मेरे जीवन में प्यार है और उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छेड़ कर झंकृत कर दिया है। वो कहते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा आया जिन्होंने उनके मन के तारों को छुआ है और उनका जीवन संगीत से भर उठा है। और इस तरह से वो कहते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है, यानी कि जिस प्रेम से वो जुड़े हैं उसी प्रेम के कारण उनका जीवन चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ और उसी के मद में चूर रहता हूँ। कहते हैं अर्थात मैंने प्रेम किया है, प्रेम बांटा है और कभी भी संसार की परवाह मैंने नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो उसको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलता है, जो नियम के अनुसार चलता है, जो संसार के अनुसार चलता है, और तथा उनका गुणगान करते हैं। तो कभी अपने इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वो वही करते हैं जो उनका मन उन्हें कहता है, जो उनका दिल उन्हें कहता है, जो उनका मन उन्हें कहता है, वो वही करते हैं। इस तरह से पहला काव्यांश हमने पढ़ा और अब हम काव्यांश से संबंधित जो यहाँ पर हमारा काव्य सौंदर्य है, ठीक है, तो यहाँ पर भाव सौंदर्य क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कवि अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हैं, यानी कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि समाज उनसे क्या कहेगा, उनके बारे में क्या सोचेगा, वो अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हैं। वह कष्टों के बावजूद, क्योंकि कष्ट तो है ही, परेशानियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको किसी काम में परेशानी नहीं आएगी, हर चीज में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो संसार को प्रेम बांट रहे हैं, संसार से प्रेम कर रहे हैं और वह बिल्कुल भी सांसारिक नियमों की परवाह नहीं करते। ऐसे नियमों की परवाह नहीं करते जो कि एक तरह से इंसान को प्रेम करने से रोकते हैं। वो स्वार्थ की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हैं, जो संसार की स्वार्थ की प्रवृत्ति है, क्योंकि आजकल लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए, उनको दूसरों की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इस काम से किसी को हर्ट होगा, किसी को परेशानी होगी, किसी को दिक्कत होगी, कोई परेशान होगा, कोई किसी को ये फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग किसी भी काम को करते हैं। तो वो इसी संसार की इसी स्वार्थ की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। शिल्प सौंदर्य के रूप में हमने यहाँ पर सांसों के तार, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार, जग जीवन ज वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, किया करता हूं मैं अनुप्रास अलंकार, और किया करता हूं और लिए फिरता हूं मैं गीत की मस्ती है। तो इस तरह से हमारा पहला काव्यांश यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि काफी अच्छे से मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको क्लियर करने की, तो आप लोगों को ये काव्यांश समझ में आया होगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसी तरह से आप दो काव्यांश लिखकर घर पर जाकर उनका भावार्थ लिखने का प्रयास करें, और कहीं पर भी आपको लगता है कि समझ ना आया हो तो उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला काव्यांश, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। क्या कहा, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं तो स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ,
जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग इस भव सागर तरने को नाव बनाए और मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि मैं इन भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज निज अर्थात रोज, उर अर्थात हृदय, उद्गार अर्थात जो मन में बहुत सारी बातें हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, जो भी मेरे मन में आता है उद्गार, ठीक है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं रोज अपने मन से उपहार लिए तुम्हारे लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, क्योंकि वो हमेशा प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम बांटने की बातें करते हैं, प्रेम करने की बातें करते हैं, और उनको दिख रहा है कि संसार में स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, क्योंकि प्रेम के बिना पूरा संसार जो है अधूरा है। इसीलिए वो कहते हैं मैं हमेशा अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी कि जो मेरे दिल में है, जो मेरे मन में है, जो मेरे सपनों में है, मैं उसी संसार को अपने साथ लिए फिरता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं समझ रहा हूँ, संसार वैसा ही है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी कि जब ये संसार की एक तरह से स्वार्थी जो बातें हैं, स्वार्थ से भरा हुआ जो ये संसार है, इसको देखकर मेरे मन में बहुत ज्यादा एक तरह से एक आग उठती है, एक बहुत ज्यादा दर्द होता है, और उस आग को मैं अपने अंदर दबा लेता हूँ। सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, मग्न रहा करता हूँ। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ। सुख में भी खुश रहता हूँ, दुख में भी खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना तो सुख हमेशा रहता है, ना दुख हमेशा रहता है। इसीलिए दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। लोग इस संसार की परेशानियों से उबरने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लोग इस संसार की दिक्कतों से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं उन्हीं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो कर्तव्य, जो चीजें मेरे सामने है, मैं बस उन्हीं के साथ हो लेता हूँ, उन्हीं को साथ लेकर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दो काव्यांश इस कविता के पढ़े, और पहले काव्यांश को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आज का आपका होमवर्क है कि जो सेकंड काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ा है, इसके भावार्थ को खुद से लिख कर लाएंगे, और थोड़ा सा इसका जो भाव सौंदर्य है या काव्य सौंदर्य है, उसको भी लिखने का प्रयास करेंगे। वैसे भी नेक्स्ट सेशन में हमने इसको आगे क्लियर करना ही है। कोई भी डाउट होगा तो आप उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। अब तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।